दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ एक बार फिर चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर कांग्रेस की जो टिकटें वितरण होना है, कांग्रेस के जो 9 सूरमा आने हैं उनको लेकर। मैंने आपसे कल अपना एक वीडियो शेयर किया था और उसके अंदर मैंने आपसे बात की थी कि हरियाणा के अंदर आखिर क्या कुछ कांग्रेसी भी ऐसे हैं जो कांग्रेस की सुपारी ले रहे हैं। और मैंने आपसे आज एक वीडियो शेयर किया और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि हरियाणा के जो 9 टिकट होने हैं वो राहुल गांधी उसको लेकर बहुत गंभीर हैं और उसके लिए सर्वे कराया जा रहा है बाकायदा कर्नाटक और तेलंगाना के एजेंसीज से। दोनों वीडियोस में जो कल का वीडियो था मैंने आपको बताया था कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है और ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनको देख करके लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी कहीं कोई छुपा हुआ बीजेपी का स्लीपर सेल तो नहीं है। और जो आज मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर इससे पहले, क्या राहुल गांधी को ये पता है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है? और अगर ऐसे कोई नाम आ रहे हैं तो फिर आखिर क्यों आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर स्क्रीनिंग कमेटी क्यों एक एक सीट पर एक एक कैंडिडेट का पैनल बना करके ले जाने में सक्षम नहीं हो पाई थी। दोस्तों, कांग्रेस के अंदर जो हरियाणा कांग्रेस में, वैसे तो आपको बता दें कि किसी भी पार्टी के अंदर गुटबाजी कहीं रुकी नहीं होती, चाहे वो कोई इवन क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर भी आप मान लें तो इंडियन नेशनल लोकदल जो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी, चौधरी देवीलाल की पार्टी, उसकी गुटबाजी किस हद तक चली गई थी कि 2 पार्टियां बन गई उनमें से, इंडियन नेशनल लोकदल से हट करके और जेजेपी अलग बन गई आज से 5 साल, लगभग 5.5 साल पहले। वो क्या दौर होगा उस पार्टी का, अभी आप माने कि एक भाई अभय सिंह चौटाला और एक भाई अजय सिंह चौटाला, दोनों भाइयों के बीच ऐसे गुट बन गए थे कि अलग पार्टी बननी पड़ गई। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सूबे के गृह मंत्री जो रहे हैं जो अनिल विज, वो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कल यानी कि 6 अप्रैल को कह रहे थे कि मैंने सोच समझकर फैसला किया है जो मंत्री पद नहीं लिया। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच आपसी वाद विवाद होते हैं वो भी सामने आते हैं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ करता कि या तो जो इंडियन नेशनल लोकदल की बात थी तो पार्टी अलग हो गई, लेकिन बीजेपी के अंदर अभी तक ऐसा देखने सुनने में कम मिलता है। दूसरी तरफ जहां कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर खुद कांग्रेस के लोग भी और कांग्रेस के समर्थक लोग भी और तमाम जो एनालाइज क्या करते हैं वो अपनी रिपोर्ट दिया करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, मैंने जो आपसे कल कहा था कि ऐसे ऐसे नाम चल रहे हैं कि जिन पर लगता है कि क्या वो मुकाबले में भी आ पाएंगे। मैंने कल आपसे करनाल लोकसभा का जिक्र किया था कि करनाल लोकसभा में अगर पंडित चाणक्य शर्मा का नाम चलता है, अगर पंडित चाणक्य शर्मा को करनाल का टिकट मिलता है तो फिर लोग तो यही कहेंगे कि कोई सेटिंग हो गई। इस बात में हमें कोई एतराज नहीं कि टिकट किसको मिलता है और कौन चुनाव लड़ता है, लेकिन अगर चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं, जब चुनाव के लिए प्रत्याशी तय किए जाते हैं तो तमाम जमा घटा गुणा समीकरण सारे देखे जाते हैं। अगला पिछला भी देखा जाता है। पिछला लोकसभा चुनाव कुलदीप शर्मा जी ने खुद लड़ा था और कुलदीप शर्मा जी पिछले चुनाव में संजय भाटिया के मुकाबले बहुत बुरे अंतर से चुनाव हार गए थे। जमानत तो बच गई थी उनकी, लेकिन जो संजय भाटिया का मार्जिन ऑफ गैप था वो पूरे देश में 3रे नंबर का था। और अब वहाँ पर मनोहर लाल हैं और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, मनोहर लाल जो कि सबसे उनके, आप हरियाणा के अंदर सबसे जो उनके कदावर कैंडिडेट मान लें तो वो मनोहर लाल हैं, और उनके मुकाबले कांग्रेस का कैंडिडेट कौन हो, इस पर मंथन तो बहुत जरूरी है। और कम से कम ये तो जरूर देखा जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट होगा कि वो जो और कास्ट की वोट ले पाए। और खैर ये तो सब हवाओं की बातें होती हैं, लेकिन चाणक्य शर्मा को वहां पर ये माना जाता रहा कि वो कमजोर कैंडिडेट हैं। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं फरीदाबाद लोकसभा को लेकर। मैं आपसे पिछले कई वीडियोस में पहले भी शेयर कर चुका हूं। आपको बता दें तो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र 2 जिलों में बटा हुआ क्षेत्र है। एक फरीदाबाद के लिए एक शहरी जिला मान सकते हैं उसको, दूसरा रूरल जिला मान सकते हैं। फरीदाबाद शहरी जिला है तो पलवल ग्रामीण जिला है।
फरीदाबाद के अंदर अगर आप मानकर चलें तो 5 विधानसभा सीटें मानी जानी चाहिए, हालांकि टेक्निकल रूप से तो 6 कही जाती हैं। जो चुनाव आयोग के हिसाब से एक प्रथला विधानसभा सीट है, वैसे तो वो रूरल बेस है, उसके जो लगभग 35% गांव भी पलवल विधानसभा से आते हैं, लेकिन उसको फरीदाबाद गिना जाता है। परंतु अगर जो प्रथला विधानसभा क्षेत्र का जो आप स्ट्रक्चर देखें तो उसके लिहाज से वो रूरल बेस्ड सीट है, इसलिए उसको मैं पलवल जिले में गिनता हूं। इस लिहाज से आप माने तो लगभग 25 लाख के आसपास वोट है फरीदाबाद लोकसभा में। 25 लाख से कुछ कम होंगी, 24 लाख 98-96 हज़ार कुछ ऐसी बताई जाती हैं, 25 लाख आप मान लीजिए उनको। और उन 25 लाख वोटों में से लगभग 9.5 लाख वोट पलवल जिले की हैं, जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं, 9.5 पौने 10 लाख वोट, और बाकी लगभग 14.5 पौने 15 लाख वोट उसके अंदर फरीदाबाद शहरी वाली सीटें की हैं। अब फरीदाबाद शहरी के अंदर देहात कितना है और पलवल के अंदर शहर कितना है, गणना तो उसकी भी होगी, लेकिन जो मोटा मोटी माना जाता है वो इसको समझा जाता है। अब फरीदाबाद लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का भी इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतार चुकी है। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव कृष्णपाल गुर्जर जीते थे। 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अवतार सिंह भड़ाना थे कांग्रेस के कैंडिडेट, उनको हराया था लगभग 4.5 पौने 5 लाख वोट से। और उसके बाद दूसरा चुनाव जो हुआ 2019 का, उस चुनाव में भी कृष्णपाल गुर्जर ने अवतार सिंह भड़ाना को चुनाव हराया था लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा वोट से। कृष्णपाल गुर्जर भी और अवतार सिंह भड़ाना भी दोनों गुर्जर समाज से आते हैं। और जो फरीदाबाद लोकसभा का मैंने अभी आपको बताया कि शहरी और ग्रामीण, अब अगर जातिगत रूप से देखा जाए तो फरीदाबाद लोकसभा सीट पर लगभग 4.5 लाख के 4.25 लाख के आसपास तो जाट मतदाता हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर दलित मतदाता हैं, तीसरे नंबर पर गुर्जर मतदाता हैं, उसके बाद थोड़े बहुत कमोबेशी कम आते जाते हुए चल के उसके अंदर ब्राह्मण मतदाता हैं, पंजाबी मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, फिर उसके बाद अग्रवाल मतदाता हैं, फिर उसके बाद राजपूत मतदाता हैं, और इन सबसे ज़्यादा बैकवर्ड मतदाता हैं। तो इस लिहाज से जब देखा जाता है, जब जातिगत समीकरण के आधार पर और ग्रामीण और शहरी के आधार पर, तो फिर बात आती है कि कैंडिडेट का चयन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद मेन बात ये आती है कि जब 2 प्रमुख कैंडिडेट होते हैं, आप अगर पिछले चुनावों को लेकर के चलें कि क्या क्या सिनेरियो रहा। फरीदाबाद लोकसभा सीट जो 2007 का परिसीमन हुआ, उससे पहले फरीदाबाद लोकसभा सीट के अंदर मेवात का एरिया भी आता था। नूंह जिले की जो 3 विधानसभा सीटें और फरीदाबाद और पलवल जिला फरीदाबाद के अंदर ही हुआ करता था। उस समय तक पूरे 9 लोकसभा विधानसभा की सीटें 9 थी तब भी, लेकिन उसके अंदर जो परिसीमन के बाद में जो बना हिसाब किताब बना, जो उस लिहाज से फरीदाबाद और पलवल 2 जिले हो गए और 9 सीटें सारी इन दोनों जिलों में हो गई। नूंह का जिला पहुंच गया गुरुग्राम लोकसभा के अंदर। और अगर पिछले वाला जब नूंह जिला फरीदाबाद लोकसभा के अंदर आता था, जब इसके अंदर मुस्लिम मतदाता मेजोरिटी में थे, तो उस समय का आप देख करके चलें, अगर आप पिछले जो जीते हुए कैंडिडेट लें, अगर आप इसको 1996-91 से लेकर के चल रहे हैं, अगर 1991 से लेकर के चलें या 1989 से लेकर के चलें या 1984 से लेकर के चलें, तो 1984 से लेकर के चलते हैं। 1984 में यहाँ से मरहूम रहीम खां सांसद हुए थे। रहीम खां जी का देहावसान हो गया तो उस समय उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में खुर्शीद अहमद यहाँ से चुनाव जीते। 1989 में भी यहाँ से चौधरी भजन लाल चुनाव जीते। 1991 में यहाँ से अवतार सिंह भड़ाना चुनाव जीते। 1996, 98 और 99 इन 3 चुनावों में यहाँ से रामचंद्र बेंदा चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के। 89 और 89 के अंदर रहीम खां और खुर्शीद अहमद जी मेव मुस्लिम समाज से थे। 89 के बाद यहाँ से कोई मेव मुस्लिम नेता चुनाव नहीं जीता। 1989 में जब यहाँ से चौधरी भजन लाल जी जीते, वो बिश्नोई समाज से थे। 1991 में यहाँ से अवतार सिंह भड़ाना जीते, गुर्जर समाज से थे। 1996, 98, 99 3 चुनाव रामचंद्र बेंदा जीते, बीजेपी के कैंडिडेट जाट समाज से थे। उसके बाद में 2004 और 2009 में यहाँ से चुनाव जीते अवतार सिंह भड़ाना, वो गुर्जर समाज से थे। 2014 और 2019 यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते, गुर्जर समाज से थे। तो यहाँ से जाट, गुर्जर, ये तमाम सभी प्रकार के मतदाताओं को लोग
चुनते रहे हैं। अब अगर बात आ जाती है कि जब कृष्णपाल गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया, और अगर देखा जाए मोटा मोटी जिस बात पे चला जाता है, जिस बात पर समीकरण लगाए जाते हैं, तो गुर्जर समाज का जो मतदाता है वो मानसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। गुर्जर समाज का मतदाता दिली रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जाट मतदाता, मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता ये भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर जी आ चुके हैं, तो उस स्थिति में आप मान लें 2 बार कांग्रेस की तरफ से हो चुका है कि गुर्जर प्रत्याशी दिया गया अवतार सिंह भड़ाना के रूप में, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बिल्कुल भी सेंध नहीं लगा पाए। अवतार सिंह भड़ाना ने 2014 और 2019 जो दोनों चुनाव लड़े, अगर आप मान लें तो गुर्जर समाज के मतदाताओं में अवतार सिंह भड़ाना 15-20% वोटों की भी सेंध नहीं लगा पाई। इस चुनाव में भड़ाना परिवार फरीदाबाद में शांत है। हाँ, करतार सिंह भड़ाना जो अवतार सिंह के भाई हैं वो जरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उत्तराखंड की मैंगलोर विधानसभा सीट से वो इस समय विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। अगले किसी वीडियो में आपसे मैं मंगलौर की विधानसभा की चर्चा भी जरूर करूंगा कि करतार सिंह भड़ाना कैसे कैसे वहां पहुंच गए। खैर, फरीदाबाद लोकसभा की बात आपसे कर रहे हैं। 2 चुनाव के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट जो गुर्जर कैंडिडेट थे वो गुर्जर मतदाताओं में बिल्कुल भी सेंध नहीं लगा पाए। अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जब फिर से गुर्जर कैंडिडेट दिए हैं, अब कृष्णपाल गुर्जर को कैंडिडेट बनाया है, और उनके मुकाबले जो कांग्रेस के नाम चल रहे हैं, जो वो कांग्रेस से नाम चल रहे हैं, प्रमुख रूप से जो नाम लिए जा रहे हैं, नाम तो बहुत चले। जब कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स के नाम मांगे थे तो 11 लोगों ने फरीदाबाद लोकसभा के लिए आवेदन किया था। उनके अंदर करण सिंह दलाल भी थे, विजय प्रताप भी थे, उसके अंदर यशपाल नागर भी थे, जेपी नागर भी थे, उसके अंदर जगजीत शर्मा भी थे, उसके अंदर इस तरह से 11 नाम थे। 1-2 मुस्लिम नाम भी थे हथीन विधानसभा क्षेत्र के। लेकिन अब जो जिन नामों पर गंभीरता से मंथन, चयन, मनन हुआ, वहां आकर के सुई टिकी कि वो महेंद्र प्रताप सिंह जो पूर्व मंत्री हैं यहां से वो हों, और या फिर करण सिंह दलाल हों जो पूर्व मंत्री हैं। बताते हैं कि महेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ना चाहते नहीं। महेंद्र प्रताप के बारे में मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी बताया कि महेंद्र प्रताप फरीदाबाद की मेवला महाराजपुर विधानसभा सीट हुआ करती थी, वहाँ से 1987 में भी एमएलए थे, वहाँ से वो 1991 में भी एमएलए थे। उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर आए, 1996 के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर ने महेंद्र प्रताप को हराया। उसके बाद में 2000 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें कृष्णपाल गुर्जर ने महेंद्र प्रताप को हराया। उसके बाद में चुनाव जब आया 2004 का, तो उस चुनाव में महेंद्र प्रताप ने कृष्णपाल गुर्जर को हराया। 2009 में वो सीट खत्म हो गई मेवला महाराजपुर की, और कृष्णपाल गुर्जर चले गए तिगांव विधानसभा में और बड़खल विधानसभा में पहुंच गए महेंद्र प्रताप। 2009 का चुनाव महेंद्र प्रताप भी जीत गए और 2009 का चुनाव कृष्णपाल भी जीत गए। 2014 का चुनाव महेंद्र प्रताप फिर हार गए विधानसभा का, सीमा त्रिखा से बड़खल विधानसभा क्षेत्र में, और उन्होंने चुनावी राजनीति को तौबा कर दिया। एक तरह से कहे तो महेंद्र प्रताप ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। 2019 के चुनाव में महेंद्र प्रताप की जगह विजय प्रताप उनके बेटे को टिकट दिया कांग्रेस ने बड़खल से, वो बड़खल में चुनाव हार गए सीमा त्रिखा से 2019 में भी। और अब अगर लोकसभा चुनाव के लिए जो नाम चल रहे हैं, दूसरा नाम करण सिंह दलाल का है। 1991 से लेकर के और 2004 तक लगातार वो वहां से विधायक बने। 2009 में करण सिंह दलाल चुनाव हार गए सुभाष चौधरी से। 2014 में करण सिंह दलाल चुनाव फिर जीत गए और 2019 में करण सिंह दलाल चुनाव हार गए। अब महेंद्र प्रताप चुनावी राजनीति से तौबा कर चुके हैं। अब चर्चा ये चल रही है कि कांग्रेस की तरफ से विजय प्रताप जी का नाम आगे बढ़ रहा है। महेंद्र प्रताप का नाम अगर चलता था, जो पूर्व मंत्री हैं महेंद्र प्रताप जी, तो उनके नाम को लोग थोड़ा सा गंभीरता से लेते थे। लेकिन जब विजय प्रताप का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि विजय प्रताप में वो बात नहीं है जो महेंद्र प्रताप कर सकते थे। लेकिन महेंद्र प्रताप जी तो जो कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि वो पिछले दिनों ये कह कर आ गए थे, सामने लिख करके दे के आ गए थे कि भैया मुझे चुनाव नहीं लड़ना। और महेंद्र प्रताप जी पहले भी उनके साथ
हालांकि हमारी तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई, प्रयास किया था हमने बीच में उनसे बात करने का, लेकिन कई लोगों से महेंद्र प्रताप जी कहते रहे कि चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव लड़ने का उनका कोई मन नहीं है, राजनीतिक रूप से संन्यास ले चुके हैं, विरासत विजय प्रताप को दे चुके हैं। अब अगर विजय प्रताप को कैंडिडेट बनाया जाता है, जो मैंने आपसे कल के वीडियो में कहा था कि ऐसे नाम चल रहे हैं कि वो आखिर कैसे मुकाबला कर पाएंगे, तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर विजय प्रताप को कैंडिडेट बनाया जाता है तो विजय प्रताप जी क्या गुर्जर मतदाताओं में कितनी बड़ी सेंध लगा पाएंगे। हमारे राजनीतिक सूत्र बताते हैं, और मेरे को एक मित्र बता रहे थे मुझे, कि विजय प्रताप जी को जब से थोड़ा सा नाम चला टिकट के लिए, तो पलवल के अंदर भड़ाना परिवार है, एक चौधरी कल्याण सिंह जो वहां से कई बार विधायक रहे, उनके भतीजे सुभाष चौधरी जो वहां से एक बार विधायक रहे, उनके परिवार को भड़ाना परिवार कहा जाता है। और भड़ाना परिवार के साथ बताया जाता है कि विजय प्रताप जी बैठक करने गए थे। अब अगर उस भड़ाना प्रताप परिवार का कहें तो भड़ाना परिवार के जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं उनमें सुभाष चौधरी हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी में। जिस दिन कृष्णपाल जी को टिकट मिला था, कृष्णपाल गुर्जर को, हालांकि सुभाष चौधरी जी का पता नहीं चलता कब खुश हो जाए कब नाराज हो जाए, लेकिन तुरंत वो उसी दिन शाम को कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर थे और अब भी तमाम रैलियों में साथ थे। उन्हीं के परिवार में एक और पूर्व पार्षद हैं महेंद्र भड़ाना, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में है और पूरी तरह से कृष्णपाल गुर्जर की टीम में है। उसके साथ में जो भड़ाना परिवार के जो और जो सक्रिय लोग हैं, मयंक चौधरी हैं पार्षद हैं, पवन भड़ाना हैं पार्षद हैं, वो सभी लोग कृष्णपाल गुर्जर के साथ हैं। अब बता रहे हैं राजनीतिक सूत्र कि विजय प्रताप जी उनके वहाँ समर्थन मांगने गए थे। अब अगर ऐसे में जब वो पूरा परिवार कृष्णपाल गुर्जर के साथ में होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा, तो फिर वहाँ विजय प्रताप सेंध कैसे लगा पाएंगे। इसके साथ अगर देखें तो फिर जो जाट मतदाता है, ये ठीक है कि जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन फरीदाबाद लोकसभा की स्थिति कुछ अलग है। अगर करण सिंह दलाल कैंडिडेट होते हैं तो फिर उनको जाट मतदाता अपना लेगा, और लेकिन अगर करण सिंह दलाल कैंडिडेट नहीं होते तो फिर जाट मतदाता, खासकर पलवल जिले का जाट मतदाता, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर की स्लीपर सेल जाट समाज के अंदर वहां पूरी बिछी हुई है, अगर करण सिंह दलाल होते हैं तो वो उन जाट मतदाताओं को, क्योंकि करण सिंह दलाल का भी उतना उनसे कृष्णपाल गुर्जर से भी बहुत पुराना संपर्क है पलवल जिले में, 1987 से राजनीति कर रहे हैं, 91 में पहली बार विधायक बन गए थे कृष्णपाल गुर्जर से पहले ही। और फिर करण सिंह दलाल का जाटों के अंदर रोटी बेटी वाला रिश्ता भी होता है, वो सब कुछ भी है, जाट पंचायतों के अंदर उनकी मेन पकड़ होती है। इसके साथ साथ जो पलवल के तमाम जो जाट नेता कहे जा सकते हैं वो विरोध में दिखाई देते हैं, और अगर करण सिंह दलाल होंगे तो उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। इन सब लिहाज से देखें तो फिर अगर जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि शहरी और ग्रामीण, तो ग्रामीण अंचल वाले जिले में विजय प्रताप जी का कोई दखल नहीं है, और ग्रामीण अंचल का जो पलवल जिला है वहां करण सिंह दलाल की गहरी पैठ है। अगर फरीदाबाद शहरी वाला आप जाते हैं तो फिर उसमें आप मान लें कि महेंद्र प्रताप जी राजनीतिक रूप से सक्रिय है नहीं। विजय प्रताप लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं, ठीक है, अगले चुनाव की भी वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो शहरी एरिया में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है उसमें सेंध लगाना विजय प्रताप के लिए संभव नहीं हो पाएगा। उस लिहाज से हम आपको बता रहे हैं कि अगर कैंडिडेट्स के चयन को लेकर के कांग्रेस में गंभीर मंथन नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे कल कह रहा था कि अगर कांग्रेस के अंदर उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अगर वो इस बात में रह गए कि भाई ये मेरा समर्थक है इसको टिकट दिलवा लूं, ये मेरा समर्थक है इसको टिकट दिलवा लूं, तो फिर कांग्रेस के साथ स्थिति वही पुरानी हो जाएगी। कांग्रेस आलाकमान, मैंने अपने वीडियो में बताया आपको कि अपने एक सर्वे करवा रहा है, अगर उन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया और कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं वो मेरा तेरी में लगे रह गए, और उसके बाद जब चुनाव में एक दूसरे की अगर जड़ें काटने लगे तो फिर बड़ी दिक्कत बन जाएगी कांग्रेस के लिए। इसलिए मैंने कल कहा था कि क्या कांग्रेस के अंदर भी कोई ऐसे कांग्रेसी हैं जो स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। हालांकि फरीदाबाद लोकसभा को लेकर के, कांग्रेस की टिकट को लेकर और तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं कि कौन कहाँ जुगाड़ कर रहा है, कौन कहाँ सेटिंग कर रहा है, कभी आपसे खुल के फिर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर कांग्रेस ने गंभीरता से मंथन नहीं किया अपने लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, तो फिर उनको, जो मैंने अपने वीडियो में आपसे कहा था, ये बात छत्तीसगढ़ के अंदर से सबसे पहले निकली थी, ये बात मध्य प्रदेश में पहले निकली थी, कांग्रेसियों की कांग्रेस में सुपारी वाली बात,
तो वो हरियाणा में भी कहीं पूरी ना हो जाए। क्या आप हमारी इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस को अगर मंथन नहीं किया तो फिर क्या वाकई परेशानी में भी आ सकती है? और हरियाणा का चुनावी समर 2024 का कैसा होने वाला है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।